Hello friends, welcome once again at Lit eCity YouTube channel, the one stop destination for English learning. दोस्तों आज हम लेकर आए हैं लेसन एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा पर, जो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, रेनिसा ट्रेजेडी है। और इस प्ले की समरी, करेक्टर्स और सारी क्रिटिकल जो इसके पॉइंट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। और क्योंकि प्ले थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड पार्ट के अंदर। तो प्ले के बारे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं हम प्ले के राइटर के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्हें कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मॉर्निंग स्टार कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स टू राइट ड्रामा इन इंग्लिश लैंग्वेज। यू कैन सी बहुत ही छोटी इनकी लाइफ थी। इट वाज नॉट इवन कंप्लीट 30 ईयर्स, 29 साल की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। एलिजाबेथन एज जो कहलाती है इंग्लिश लिटरेचर की, जब इंग्लैंड की मोनार्क थी क्वीन एलिजाबेथ, उस समय एक्चुअली में इंग्लैंड में ये रेनिसा पीरियड था और इस समय बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स दे वर राइटिंग। उनमें क्रिस्टोफर मार्लो वाज वन ऑफ देम। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि दो ड्रामा हैज बीन रिटन बिफोर मार्लो इन इंग्लिश, लेकिन मार्लो ने बहुत सारे इनोवेशंस, नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करी इंग्लिश ड्रामा के अंदर। अपनी बहुत ही शॉर्ट और कलरफुल लाइफ, देखिए इनकी जो डेथ हुई थी वो भी कहा जाता है एक स्ट्रीट ब्रॉल, गली में जो लड़ाई होती है उसके अंदर इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इतनी कम एज में भी ही रोट सम सबलाइम ड्रामास। देखिए सबलाइम का मतलब है इनके ड्रामास के अंदर पैशन, हाई लैंग्वेज बहुत बहुत उम्दा ढंग से इन्होंने प्रेजेंट करा है। और ये ड्रामा कहे जाते हैं दे वर अबाउट द रेनिसा स्पिरिट। जो रेनिसा स्पिरिट से हमारा मतलब है कि एक स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, एक स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ऑफ रिजेक्टिंग द ओल्ड एंड ट्राइंग टू इन्वेंट द न्यू। ये रेनिसा स्पिरिट इनके प्लेस के अंदर मिलती है। अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, he was the person who introduced blank verse to the English stage। और इतने खूबसूरती से ब्लैंक वर्स, देखिए ब्लैंक वर्स एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है पोएम और वर्स या ड्रामा रिटन इन लाइंस which are of iambic pentameter but without rhyme scheme। ऐसी अपन कह सकते हैं वर्स पैराग्राफ जिसके अंदर हर लाइन मीटर में तो है, आयम्बिक मतलब पहला जो फुट है वो अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है। तो ये तो हुआ आयम्बिक का मतलब। पेंटामीटर का मतलब हुआ कि देयर आर टोटल 10 सिलेबल्स या 5 फीट इन ईच लाइन। तो 5 पेयर है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के जो एक लाइन के अंदर। लेकिन जो लाइंस होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं। इफ आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। वो तो बहुत बाद की बात है। मार्लो ने इंट्रोड्यूस करा था इसको इंग्लिश प्लेस के अंदर, स्टेज के अंदर। पोइट्री, सोनेट्स उससे पहले, सॉरी सोनेट्स तो नहीं, उससे पहले दूसरे वर्क्स लिखे गए थे। और इतना इम्प्रेसिव था इनका ये यूज करना कि बहुत इसको कहा गया बाद में मार्लोज माइटी लाइन। बेन जॉनसन जो थोड़े से उनके बाद आए थे, उन्होंने इंप्रेस होकर ये वर्ड यूज करा था। मार्लो ने अपने जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं वो हमेशा एक सेंट्रल करेक्टर को ध्यान में रखते हुए रखें। और ये सेंट्रल करेक्टर जो है, ही इज ऑब्सेस्ड, बहुत पैशनेट है विद वन पर्टिकुलर पैशन। और उस पैशन को अचीव करने के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव पैशन हो, दे कैन क्रॉस एनी लिमिट। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी और वी कैन से एथिक्स, इन सब का नहीं। एंड जस्टिफाइज द मीन, ये फेमस अपन यूज कर सकते हैं ईडियम इनके लिए। अगर इनके वर्क्स की बात करें,
Tamerlane the Great, which is based on the Middle East invader Tamerlane. Second is Edward II, which is based on an English king. Dr. Faustus, which is based on a famous medieval tale about a doctor, German doctor. And this play, The Jew of Malta. As you can see, the title Malta, which is situated in Mediterranean, an island in Mediterranean Sea, and it is about a Jew. Now, the Jew of Malta, it has also complete title, The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta. Here rich is very significant because it shows that the Jew in this particular play is very rich. ये एक ट्रेजेडी है जो एलिजाबेथन प्लेज लिखे होते थे, जनरली वो 5 एक्ट्स में डिवाइड होते थे। लिखा गया था शायद 1590 के आसपास, लेकिन पब्लिश काफ़ी लेट हुई क्योंकि जब एलिजाबेथन राइटर्स लिख रहे थे उस समय ज़्यादा फैशन इस चीज़ का था, चाहे मार्लो हो चाहे शेक्सपियर हो, ये लोग प्ले स्टेज के लिए लिखते थे, पब्लिकेशन के लिए नहीं। इट वाज अराउंड अबाउट 1620s, तो उसके बाद पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ, जैसे 1633 में ये प्ले पब्लिश हुआ। अगर इस प्ले की जॉनरे की बात करें तो इट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। नाउ रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो जैसा टाइटल ही बता रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ प्ले जिसके अंदर रिवेंज जो होता है वो मेन मोटिव होता है, मेन पर्पस होता है एक्शंस के पीछे, और मॉरल इम्प्लीकेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कैरेक्टर्स मॉरल इम्प्लीकेशंस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को एक मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्शन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट इशू इस प्ले से रिलेटेड है, क्रिटिकल जो टॉपिक है, एंटी सेमिटिज्म। नाउ एंटी सेमिटिज्म दोस्तों एक टर्म है जो बताती है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। ट्रेडिशनली ज्यूज और क्रिश्चियंस ये दो ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रुता, एनिमोसिटी रखते हैं। इट हैज रिलीजियस बैकग्राउंड जिसमें ज्यूज को माना जाता है कि दे आर कल्प्रिट ऑफ क्राइस्ट्स डाउनफॉल, तो इस वजह से ये लगाता रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट ऑल्सो हैज एंटी रोमन कैथोलिक डेपिक्शन। नाउ इंग्लैंड का अपना एक चर्च है जिसे हम एंग्लिकन चर्च कहते हैं। स्पेशली क्वीन एलिजाबेथ जो उस समय की मोनार्क थी, उनके टाइम में कैथोलिक्स को पूरी तरह से परसिक्वेट किया जाता था, उनको उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो एक तरह से मार्लो ने प्ले के अंदर इंग्लिश ऑडियंस स्पेक्टेटर्स को खुश रखने के लिए बोथ जो ज्यू कैरेक्टर है उसको भी विलेनियस प्रेजेंट कराए और जो रोमन कैथोलिक कैरेक्टर है उनको भी विलेनियस प्रेजेंट कराए, बिकॉज इट बेसिकली अपील्स टू द मास स्पेक्टेटर्स। अगर हम पर्टिकुलर प्ले के बारे में आगे बात करें, जो टाइटल इंडिकेट करता है कि प्ले का जो सेटिंग है प्लेस का वो माल्टा है। माल्टा इज एक्चुअली अ स्मॉल मेडिटेरियन आइलैंड ग्रुप, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो यूरोप और एशिया के बिल्कुल बीच में ये आता है, और इसकी वजह से लगातार इस पे इन्वेजन्स हुए, कभी इस पे तुर्क, कभी इस पे स्पेनिश, कभी इसके ऊपर दूसरे जो लोग थे उनका लगातार इन कंट्रोल रहा। सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी इन दिस मैप, इट्स वेरी स्मॉल प्लेस लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एलिजाबेथन जो ऑडियंस थी वो ऐसा मान के चलती थी एनी लोकेशन आउटसाइड इंग्लैंड। यस डियर फ्रेंड्स, ये उनका एक तरह का एग्रेसिव नेशनलिज्म था, वो मान के चलते थे इंग्लैंड के अलावा बाहरी जो भी जगह है वो करप्टिंग फोर्सेस से भरी हुई है, तो वो इजीली उस चीज को देखकर जस्टिफाई कर सकते थे कि ऐसी प्लेसेस पर ऐसे विलेनियस कैरेक्टर ही हो सकते हैं।
इस प्ले की जॉनरे हमने डिस्कस करी, रिवेंज ट्रेजेडी तो है ही, इट इज आल्सो कंसिडर्ड अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ रेनिसा ट्रेजेडी। नाउ रेनिसा ट्रेजेडी के अंदर रिवेंज ट्रेजेडी वाली एंगल ना होकर हम ये देख सकते हैं कि जो मेन करेक्टर होता है वो मोटिवेटेड होता है किसी ग्रैंड पैशन से और उसको परस्यू करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके पीछे जो मेन एक अप्रोच पाई जाती है वो है करेक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ मैकियावेली। नाउ मैकियावेलियन इज द टर्म जो यूज की जाती है फिलॉसफी बताने के लिए निकोलो मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट थे, ऑथर थे, फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल राइटर थे और उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स आउटलाइन करे जो शायद उस समय के यूरोप के लिए सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक रही और इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा उस समय के जो रूलर्स थे उनको, उस समय के जो फिलोसोफर्स थे उन सभी को करा। जैसा कि मैकियावेली का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि एंड ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स, मतलब अंत भला तो सब भला, या यूं कह सकते हैं कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ भी करें, अगर गोल अचीव कर लिया तो नोबडी विल आस्क यू एनी क्वेश्चन, नो मैटर हाउ क्रूएल, कैलकुलेटिंग मतलब चालाकियों से, और इमोरल दोज मीन्स माइट बी। तो मैकियावेलियन इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो मैकियावेली की फिलॉसफी से इंस्पायर होते हैं, वो कनिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं और वो किसी भी तरह की डिसीट को यूज कर लेते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस प्ले के अंदर अगर हम बात करें तो जो द ज्यू है प्ले का टाइटल के अंदर जो दिया हुआ है, जिसका नाम बाराबस है, और फर्नेज जो दूसरा करेक्टर है जो एक यूरोपियन है, दे बोथ आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ मैकियावेलियन करेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरह का इमोरल स्कीम यूज करने से हिचकते नहीं है। उनका एक ही पर्पस होता है, जो उनका गोल है वो अचीव होना चाहिए। करेक्टर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसके अंदर वो है बाराबास, जो एक वेल्दी लेकिन मीजरली, बहुत ही माइजर है, वो कंजूस जू है और लगातार वो मैकियावेलियन टेक्निक्स को यूज करता है अपनी जो ग्रीड है और रिवेंज है उसको पूरा करने के लिए। इनका काउंटर पार्ट है फर्नेज, जो माल्टा का गवर्नर है, और जैसे बाराबास पूरी तरह से करप्ट है, वो भी उतना ही करप्ट है, वो भी किसी लिमिट पर भी जा सकता है और उसके मन में एंटी जूइश या एंटी सेमिटिज्म पाया जाता है। एबिगेल है जो डॉटर है बाराबास की, और वो एक तरह का इनोसेंट टूल बन जाती है बाराबास के जो क्रूएल प्लान्स हैं उनको पूरा करने में। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इथामोर, जो एक तुर्क ओरिजिन का एक स्लेव है जो हेट्रेड करता है क्रिश्चियन से, और वो भी अपने मास्टर मतलब बाराबास का वो स्लेव है, वो भी अपने मास्टर की तरह क्रूएल और रूथलेस है। कुछ माइनर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। डॉन मैथियास एक यंग इनोसेंट पर्सन है माल्टा का, और वो ही इज इन डीपली इन लव विद एबिगेल। एबिगेल भी उससे प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ लोडोविक जो फर्नेस का बेटा है और मैथियास का फ्रेंड है। सलीम कैलिमैथ जो तुर्किश एम्बेसी का लीडर है। इसके अलावा बेलामीरा एक करेक्टर है जो एक कार्टिजन या प्रोस्टिट्यूट है जो अपने चार्म्स का यूज करती है लोगों को फूल करने के लिए। जैकोमो एंड बर्नर्डाइन ये टू ग्रीडी और करप्ट रोमन कैथोलिक फ्रायर्स हैं। एंड देन मार्टिन डेल बॉस्को जो स्पेन का वाइस एडमायरल है, किंग ऑफ स्पेन का वाइस एडमायरल है। तो करेक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं है, मेन फोकस स्कीम्स, करप्शन और काउंटर एक्शन इनके ऊपर रहता है। जो प्रोलोग है दोस्तों इस प्ले का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आप ध्यान रखिएगा।
एग्जैक्टली मैकियावेली नाम तो यूज नहीं किया गया है, मैकियावेल नाम यूज किया गया है। और मैकियावेल नाम के पर्सन का घोस्ट है वो इस प्रोलोग को बोलता है, और जो थीम है उसी से सेट हो जाती है कि किस तरह से मैकियावेल की जो स्कीम्स हैं वो इस प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसकी अब स्पीच में वो कहता है कि ऐसा मान के चलते हैं कि मैकियावेल इज डेड, लेकिन उसकी बॉडी ही डेड हुई है, उसकी सोल अभी भी जी रही है, और वो फ्रांस में मिसचीव्स करके अब यहां पर इंग्लैंड में आया है देखने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ वो कर सकता है। मैकियावेली का क्लेम है कि दूज दैट हेट हिम मोस्ट, जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, मतलब ऑन द सरफेस जो कहते हैं कि वी आर मॉरल बीइंग्स, वी डोंट बिलीव इन मैकियावेली एंड डोंट अप्रूव ऑफ हिज बुक्स, और जो उसकी किताबें मतलब जो उसकी टीचिंग्स हैं उनको अप्रूव नहीं करते, वो कहता है अंदर मनी मन में एक्चुअली में दे, तो वो हिपोक्रेसी शो कर रहा है कि वही लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, उसको सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। एक बहुत फेमस कोटेशन यूज की जाती है, रिलीजन इज बट अ चाइल्डिश टॉय, मतलब जिस तरह से खिलौना होता है जो मन बहलाने के काम आता है, ठीक उसी तरह से मैकियावेल मानकर चलता है कि रिलीजन एक टॉय है, और अगर कोई मनुष्य के लिए सिन है तो वो है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ द मोटिव, इग्नोरेंस ऑफ द वर्ल्ड। इतनी सारी बातें कहने के बाद मैकियावेल बोलता है कि ही इज हियर नॉट टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, वो क्या सोचता है, वो क्या मानता है, वो बताने आया है, आप लोगों को सुनाने आया है द ट्रेजेडी ऑफ अ ज्यू बरबस हु ऑब्टेन्ड हिज गोल्ड, जिसने खूब पैसा और गोल्ड इकट्ठा करा है मैकियावेल मीन्स के माध्यम से। लेकिन मैकियावेल ये भी कहता है कि आप बरबस को बहुत हार्शली जज मत कीजिएगा, लुक एट हिज मोटिव्स, लुक एट हिज रीजन, जिसकी वजह से उसने जो चीजें थी वो करी। दोस्तों ये था हमारे इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा बड़ा प्ले है, मैं इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आप आराम से धीरे धीरे इसको एंजॉय करें, पूरे प्ले को समझें। इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।